हाय दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। दरअसल ये मेरा एक क्वेश्चंस भी रहा है माइंड में, बहुत दिनों से रहा। मैंने अपने जानने वालों से भी पूछा, अपने टीचर्स से भी पूछा, मुझे इसका सेटिस्फैक्शंस वाला उत्तर ना मिला। फिर मैं सोचा कि मैं क्यों ना आपसे पूछता चलूँ। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत गहरी बातें मैं करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट में मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे। मैं जो बात करने चाह रहा हूँ मैं उसका एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। किसी भी भाई को, बहन को अगर इस चीज़ को बारे में अगर आपको लगे कि नहीं ये रॉन्ग फैक्ट्स हैं, तो आप मुझसे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको इसका फैक्ट्स भेज दूँगा। अगर फिर भी मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही ज़रूर करना। चलिए मैं बात करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं, ध्यान से सुनिए। हम चले हैं विश्व गुरु बनने, और हमारी फॉल्ट्स कहाँ हैं, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। जस्ट उसके बाद उस समय के जो हमारे नेता थे, लीडर्स थे, उसमें कितनी सच्चाई थी। उन्होंने 1948 को, मैं एग्जैक्ट टाइम अगर बताऊं तो 4 नवंबर 1948 को हमारे देश में राधा कृष्णन कमीशन बनता है, जिसका दूसरा नाम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। इसका जो उद्घाटन है, बनाया जो गया था, उस समय के शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर मुझसे लग गया था, अबुल कलाम आज़ाद थे। इस आयोग का जो फोकस था मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, वुमेंस एंड रिलीजियस एजुकेशन पे था। देख रहे हैं उस समय के जो लोग थे उनका फोकस क्या था, उस समय ही क्या था। आगे बात करते हैं। ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे देश को रियली में चलाते हैं, देश के लिए वास्तव में अच्छा सोचते हैं, भलाई सोचते हैं। ये वो लोग हैं, मैंने जिनका बात किया राधा कृष्णन जी का, ये वो लोग हैं। आगे बात करते हैं। मैं दूसरा आगे एक और जानकारी दूं, इसके जस्ट बाद हमारे क्वेश्चंस लास्ट में होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके जस्ट बाद मुदलियार आयोग जो 52 से 53 में बना, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये जो थे मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इनका उद्देश्य था, इस आयोग का जो उद्देश्य था क्या था, माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लास्ट में मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और उसका आपको आंसर देना है। इस रिपोर्ट्स में ये था रिलेशनशिप, है ना, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बीच, और हाई एजुकेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा जिसको कहते हैं, और हायर एजुकेशन, तीनों को आपस में कोरिलेट करना था। इसका उद्देश्य था तीनों को, रिलेशनशिप को आपस में रिलेट करके चलना था। उस समय ही 1900 मैं बात कर रहा हूँ 1952 की, इस आयोग ने, मुदलियार आयोग ने उस समय ही रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि हमारे देश में एक क्लास में मैक्सिमम एक टीचर पे 30 से 40 स्टूडेंट्स दिए जाएं। लेकिन नहीं, हम भी मानते हैं कि हमारा देश उस समय बहुत गरीब था। आप ये तर्क देंगे कि भाई उस समय तो हमारा देश बहुत गरीब था, हमारे देश के पास पैसे नहीं थे जो इतने तेज़ी से इतने टीचर्स को, या हमारे देश में इतनी शिक्षा नहीं थी कि अपने टीचर्स को टीचर्स की संख्या बढ़ाया जाए,
टेक्नोलॉजी ना थी कि इतना जल्दी बढ़ाया जाए और इस चीज़ को ठीक किया जाए। मैं मानता हूँ, एक्सेप्टेड, मैं भी इस और मैंने पढ़ा है वो बता दें। उस समय ही इस आयोग ने ये रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि एक स्कूल में 500 से 750 के बीच ही बच्चे होने चाहिए। देखें, ये आयोग ने भी रिकमेंड किया था, तो उनको भी इस चीज़ की पता रही होगी जो आपको लगता है कि नहीं, उस समय तो हमारे देश के पास पैसे नहीं थे। नो डाउट्स, हमसे बड़े ज्ञानी थे ये, इनको भी पता था, फिर भी इन्होंने रिकमेंड इस बेस पे किया था कि चलो आगे तो गवर्नमेंट ठीक करेगी। कितना आगे ठीक करेगी गवर्नमेंट, इस चीज़ को ठीक करेगी, लेकिन हो सकता है 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, कोई नहीं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। आगे मैं बात करूँ तो 1964 से 66 में आया था हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग कोठारी कमीशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सभी पहलुओं का व्यापक विश्लेषण करना। शिक्षा के क्षेत्र में जितने पहलू हैं उसका व्यापक विश्लेषण करना। इसका अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। पता है आपको, इस आयोग में 17 सदस्य थे जिन्होंने 20 अध्याय का एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपा था। मैं 1964 की बात कर रहा हूँ, 64 से 66 की, है ना, ठीक है, आगे चलिए। इसका ये जो आयोग थे उन्होंने उस समय ही रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि जो हमारे संविधान दाता, संविधान निर्माता डीपीएसपी में आर्टिकल जो 45 है उसमें एक लाइन लिखी हुई थी आर्टिकल 45 में कि 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे, मतलब वो 3 साल से लेकर 14 साल से, मतलब जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने ये इस आयोग ने ये रिकमेंड किया था कि उस समय इस बच्चे को फ्री में एजुकेशन दिया जाए। देखिए इस आयोग की सोच देखें क्या थी, ज्ञानी लोग ये होते हैं, ये वास्तव में देश की भलाई चाहते थे। चलिए मैं आगे बात करूं, और मैं बात करूं इनका जो रिकमेंडेशन था उसमें और क्या क्या था। ये त्रिभाषा सूत्र, जिसको मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के, इसमें त्रिभाषा सूत्र था। एक में था मातृभाषा, मतलब ज्ञान दिया जाए बच्चे को अपनी भाषा में, केंद्र की भाषा, है ना, जिसको राजभाषा का अस्तित्व में है, और तीसरा था आधुनिक भाषा, जो विदेशी, एक विदेश का, एक क्षेत्रीय हो, एक जो हमारा राष्ट्र का है वो हो, और एक विदेश हो। ये तीनों कम्युनिकेट करके चलना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की। अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो आप मुझे सजेशंस देना, मुझे बताना कि भाई आप यहाँ पे गलत हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, ये बेस था हमारा कोठारी कमीशन जो आया था 1964-66 के उस पर। इस कमीशन ने, मैंने बताया, इस जो पॉलिसी था उसमें ही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में बना था उसमें ये बात कही गई थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं उसकी शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। और गवर्नमेंट कब कर रही है मैं बताऊंगा, उस चीज़ को मैं बताऊंगा आगे कब कर रही है, ठीक। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस जो बना था एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि हमारे संस्कृति के विकास पे जोर दें। हमारे लिए संस्कृति हमारे बहुत मायने रखती है, हम बुद्ध के देश से। आगे इस पॉलिसी में ये कहा गया था, इस माफ़ कीजिएगा, इस आयोग में ये रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि हमारे जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन पे खर्च हो। मात्र 6% की बात इन्होंने कही थी। आज हमारे देश का 8% हमारे डिफेंस लाइन पे खर्च हो रही है। माफ़ कीजिएगा, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इसे 10% करनी चाहिए, अगर मेरी माने तो। मेरी ये राय है कि इससे 10% खर्च होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन से
अब तो बांग्लादेश 10% होनी चाहिए, लेकिन क्या शिक्षा पे मात्र 3%, 2 से 3%। और गवर्नमेंट, कुछ लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये कहते हैं कि हमारा देश क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा शिक्षा पे 2% से 3% खर्च करके। मैं डिफेंस लाइन पे जो खर्च हो रहा है उसका विरोध में नहीं हूँ, अब करें क्या महज 2 से 3% ही खर्च होगा शिक्षा पे? कैसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? एक मैं बात आपको बताऊं, उस देश का ही कोचिंग संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूट फलते फूलते हैं। जिस देश की गवर्नमेंट एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड, बहुत पीछे हो, उस देश का ही। और कहने की बात तो है नहीं कि हमारे देश में कितने नए नए कोचिंग संस्थान फल फूल रहे हैं। अगर ये बात सच है कि अगर आज कोचिंग संस्थान हमारे इंडिया में नहीं होते, ये KGS, PW, LN और ऐसे बहुत सारे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, तो क्या हमारा देश की स्थिति होती? और गवर्नमेंट अपने बलबूते चला है विश्व गुरु बनाने। माफ़ कीजिएगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जब कोई बैच परचेज़ करना होता है ना, जो हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में उपलब्ध ना है, या वहाँ के टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, तो जब हम इन लोग जैसे प्लेटफॉर्म का कोर्स परचेज करने जाते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ हमसे 18% GST लेती है। एजुकेशन पे कितना? 18% GST, और कहती है कि हम तुम्हें बनाएंगे विश्व गुरु, इंडिया को बनाएंगे विश्व गुरु। जिस देश की एजुकेशन पे 18% हो, लग्जरियस गुड्स, ऐसे बहुत सारे लग्जरियस गुड्स हैं जिस पे मात्र 5% लिया जा रहा है GST, और एजुकेशन पे 18%, और कहती है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? ना आप ही बताएं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या है, नहीं, आवाज़ नहीं उठाना। हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाते हैं जब जियो वाले और एयरटेल वाले डायरेक्ट 25% अपना रिचार्ज बढ़ाते हैं। देखो पूरे लोग रोड पे बढ़नी चाहिए, रोड पे आनी चाहिए, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन हम तब चुप क्यों हैं जब हमारे देश में 18% GST है एजुकेशन पे, और महज 2 से 3% GDP का खर्च किया जाता है एजुकेशन पे। ये तो वही बात हो गई ना, अंधी नगरी चौपट राजा। बेवकूफ़ कौन है? जनता है। आप इस चीज़ के लिए भी रोड पे आए और सरकार से मांग करें कि हमारे देश में एजुकेशन्स पे अपनी जो 18% GST आप लगा रहे हैं, इसको कम करें। महज 5 से 6% जो भी उसकी ये है वो लगाए, 5% से 5% लगाए। फ्री कर देना चाहिए, लेकिन चले नहीं, 5% से लगाएं आप, गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे। खैर, मैं आगे और बात करता हूँ, इतनी ही बात नहीं थी, और इसका आप जवाब देंगे, सभी का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी बात आगे जो सुनते चले। मैं बात करता हूँ अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, जिसमें 12 भाग और 157 पैराग्राफ थे। इसका ऑब्जेक्टिव सुनते जाइएगा, उसका उद्देश्य क्या था इस यूनिवर्सिटी, इस आयोग का? पंथ निरपेक्षता का अभाव उत्पन्न करना। माफ़ कीजिए, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक पढ़ा। पंथ निरपेक्षता का भाव उत्पन्न करना, वैज्ञानिक चिंतन विकसित करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। भारतीय महिलाओं, SC/ST समुदायों को समानता से शिक्षा देना, है ना। एक्चुअली में इसमें लिखा हुआ है असमानताओं को दूर करने, शैक्षणिक अवसरों को बराबर करने पर विशेष जोर देना था। और जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको फेलोशिप भी देना था। खैर, मैं आगे चलता हूँ।
इसी के साथ मैं आगे बात करता हूँ आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको हम POA के नाम से जानते हैं। 1992 में 1992 में ये आया था। इसका उद्देश्य था शिक्षा नीति के प्रावधान के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करना। जो लागू नहीं हुआ उनको चले हैं पुनर्मूल्यांकन करने। देखें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। आगे मैं बात करूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ये आया था आपका 20 जुलाई 2020 को। खैर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य था इसका समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये जो सुब्रमण्यम थे, SR सुब्रमण्यम और KS कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पे इसको बनाया गया था। यह ज्ञान के साथ जीवन निर्माण पर भी केंद्रित है। शिक्षा को लचीला बनाना इसका उद्देश्य था। खैर, ये बात तो हो गई। अब हमारा क्वेश्चन ये रहा कि क्या इस तरीके से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा? बहुत सोचने वाली बात है। आप मुझे जवाब देंगे इस चीज़ का? माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत दिनों से ये माइंड में क्वेश्चंस बन रहा था। सरकार की क्या मंशा रही? 1948 में आता है यूनिवर्सिटी कमीशन, 1952 में आता है मिडिल एजुकेशन पे आयोग, 1964 से 66 पे आता है कोठारी कमीशन। उसके रिकमेंडेशंस पे आते हैं हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे देश की GDP का 6% हमारे शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसमें भी नहीं हुआ। हुआ कब? 2002 2 दिसंबर 2002 को 86 माफ़ कीजिएगा, हाँ 86 अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें आर्टिकल DPSP का आर्टिकल 45 में जो ये था कि एजुकेशन को फ्री करना चाहिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए। उसको 2002 में 2 दिसंबर 2002 में क्या किया गया? मूल अधिकार बनाया गया। और इसका क्रियान्वयन कब किया गया पता है? इसको लागू कब से किया गया? इसको लागू किया गया 2009 से। गवर्नमेंट कब आयोग कब सजेशंस कर रही है? 1968 में। आ कब रहा है? 2009 में। इतना पीछे। हमारे से गरीब देश आज अपने GDP का 8-8, 10% खर्च कर रहे हैं। वो भी विश्वगुरु ना बनेंगे तो हम बनेंगे। सिर्फ कहने से नहीं। हमारे देश में तो वोट करना है, जातिवाद पे करें, यही हाल होगी। अब मेरे लास्ट में क्वेश्चंस ये है, अब इस क्वेश्चंस का जवाब दें कि सरकार की क्या मंशा है जो आज तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आ गया, लागू भी हो गया, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं बहुत आस के साथ इस बार की बजट देख रहा था कि गवर्नमेंट नहीं बनी है, एजुकेशन पे कुछ तो बढ़ाएगी अपनी एक्सपेंस, बजट में से कुछ ज़्यादा निकालेगी, लेकिन नहीं। तब जाके मैं ये क्वेश्चंस आप लोग से कर रहा हूँ। सरकार की क्या मंशा है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। और हाँ, किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि इसमें त्रुटियाँ हैं तो मुझे सजेस्ट करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ एविडेंस के साथ बात करने की, मैं उसको प्रूफ करूँगा। अगर नहीं, अब फिर भी मुझे लगता है, मुझे लग जाएगा कि नहीं यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं खुद को सुधारूँगा। आप मुझे कमेंट सजेशंस जरूर दें। धन्यवाद।